महाराजगंज के सोनौली बॉर्डर से तमाम स्लीपर बसों का संचालन होता है। ऐसे में बसों के अंदर आग की घटना में बचाव की क्या इंतजाम है, इसका रियलिटी चेक किया है न्यूज हिस्ट्री संवाददाता ब्रिजेन पांडे ने। देखिए रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा सोनौली बॉर्डर के समीप स्थित सोनौली बस अड्डे पर। यहाँ से दिल्ली, लखनऊ, कानपुर समेत विभिन्न राज्यों के लिए बस निकलती है। तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि यह भी एक एसी स्लीपर बस है जो सोनौली, लखनऊ, दिल्ली होते हुए मथुरा, आगरा को जाती है। फिलहाल बस के अंदर चलने का प्रयास करेंगे और कुछ समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके की यहाँ व्यवस्थाएं होती है, कैसे यहाँ पे क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे सबसे पहले कि जो यहाँ पे सेफ्टी किट रखा गया है, इसका इस्तेमाल अगर कोई यात्री चोटिल हो जाता है तो उसका इलाज किया जा सकता है। दूसरा, यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है, इसका इस्तेमाल जब आग लग जाता है तब किया जाता है। फिलहाल यहाँ पे चालक हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? श्याम नारायण। कहाँ से कहाँ तक चलते हैं आप? सोनौली से दिल्ली। ये डेली चलती है बस? ये एक बस डेली चलती है। अच्छा, ये फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पे रखा हुआ है, इसका इस्तेमाल कब होता है भैया? ये सब जब शॉर्ट सर्किट हो, आग लगे तब इसको किया जाता है, धुआं उठे तब इसको किया जाता है। क्या कैसे इसका इस्तेमाल होता है? सेफ्टी पिन है सर, इसको निकाल के इसको दाबा जाता है, इस तरह से आग बुझ जाती है। अच्छा, इससे आग बुझाया जा सकता है। साथ ही अंदर भी चलने का प्रयास करेंगे कि ये एसी का स्लीपर बस है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाकायदा जो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो यात्री हैं दिल्ली, लखनऊ, आगरा, कानपुर जाने को यहाँ पे बैठे हुए हैं बसों में। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इमरजेंसी खिड़की भी बनाई गई है। खिड़की के पास देखा जा सकता है कि हथौड़ी भी है और एक्सटिंग्विशर भी रखा हुआ है, कुंडी भी है। यहाँ एक व्यक्ति बैठे हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। सर, अगर इमरजेंसी में आग लग जाए तो आप कैसे बच सकते हैं? सर, जो है हम लोग अग्निशमन यंत्र लगा हुआ है, इससे हम कभी भी आग लगने से अभी इसको खोल के बचा जा सकता है इससे। और दूसरा विकल्प यह है कि यहाँ पे एक हथौड़ी लगा हुआ है, इमरजेंसी की खिड़की लगा है, एक कुंडी है, ये शीशा तोड़कर भी इस पर निकला जा सकता है बाहर। जिस तरीके से वहाँ लखनऊ में एक घटना हुई है, 5 लोगों की मौत हो गई है, तो क्या लगता है क्या कमियाँ रही होंगी? सर, उसमें जो है कभी मौसम गर्म है, गर्म होने के कारण रगड़ कहीं भी हो सकता है, तार का स्ट्राइक होल्डर सट गया हो, इससे हो सकता है सर। एसी पंप भी फट सकता है? हाँ, फट सकता है सर। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे फिलहाल बसों में जो है फायर सेफ्टी की व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन जिस तरीके से कानपुर में दर्दनाक हादसा हुआ है उसको लेकर ये कयास लगाया जा रहा है कि शायद शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, शायद एसी का पंप फटा हुआ होगा, लेकिन अभी तक कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर ये दुर्घटना कैसे हुई। ये जांच का विषय है और ये चीज़ें जब तक सामने आएंगी तब तक ये देखने वाली बात होगी कि जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार वालों को किस तरीके का मुआवजा या फिर किस प्रकार की उनको राहत सामग्री प्रदान की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच में तुर्की को पाकिस्तान का साथ देना भारी पड़ता नजर आ रहा है। तुर्की के पाकिस्तान को मदद देने की वजह से भारतीयों में काफी गुस्सा है, जिसके चलते भारत में बॉयकॉट तुर्की की मुहिम तेज हो गई और इसका असर भी दिखने लगा है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय के बैनर तले लोग डीएम कार्यालय पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा। लोगों ने इस ज्ञापन में चीन और तुर्की के सामान को लेकर पूरी तरह से बहिष्कार करने की मांग की। साथ ही सभी भी देशवासियों से अपील की है कि वो चीन और तुर्की का सामान न खरीदें। तुर्की और चाइना को लेकर भारतवासियों में आक्रोश है। तमाम लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और राष्ट्रपति को के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपने वाले हैं। किस तरह का आक्रोश है और क्या लोग सोच रहे हैं तुर्की और पाकिस्तान को लेकर, हम बात करेंगे। दिनेश जी, आज कलेक्ट्रेट आए हैं, क्या? देखिए, जिन देशों ने हमारे भारत का विरोध किया था, पाकिस्तान ने, तुर्की ने और चाइना ने, तो ऐसे लोग, ऐसे देशों के सामान का हम बहिष्कार करना चाहते हैं। हम चाहते हैं, सभी सनातनी चाहते हैं कि ऐसे देशों से संबंध खत्म कर दिए जाएं। जो देश हमारे आंतरिक क्षेत्र में आकर घुसपैठ कराते हैं, हमारे जो सनातन हिंदू हैं उनको धर्म पूछ कर मरवाते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, तो ऐसे देशों से बिल्कुल संबंध खत्म कर देने चाहिए। हम आज राष्ट्रपति महोदय को डीएम साहब के द्वारा ज्ञापन देने आए हैं। हमारी मांग यही है कि तुर्की, चाइना के सामान का बहिष्कार किया जाए, इनके सामान पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि ये लोग हमारे देश से ही व्यापार से खाते हैं और हमारे देश को ही आंख दिखाते हैं। तो तुर्की और पाकिस्तान और चाइना पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, ये बड़े शर्म की बात है। इनको डूब के मर जाना चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सबकी आदर करता है, सबका मान सम्मान करता है। देखिए, मेरा मानना ये है कि यदि चाइना को और तुर्की को इनको सबक सिखाना है
तो हमारे देश के प्रधानमंत्री और विदेश की जो नीतियां हैं उनके द्वारा पहले ही संज्ञान लिया जा चुका है। बावजूद हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे देश के नागरिक इसके बारे में संज्ञान लें, क्योंकि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, हमारे देश के नागरिक जागरूक नहीं होंगे, हमें चाहिए कि चाइना का माल खरीदना बंद करें। हमारा माल खरीदेगा केवल हम अपने ही आदमी का माल खरीदेंगे जो हिंदुस्तान में निर्मित है, या केवल उस देश का माल खरीदेंगे जिस देश से हमारे दोस्ताना संबंध है। हर भारतीय यही चाहता है कि तुर्की के सामान का पूरी तरह बहिष्कार किया जाए। अब आपको संभल की कातिल पत्नी के जुर्म की कहानी बताते हैं, जिसने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद पति की लाश को जंगल में ले जाकर दफना दिया। गोद में दुधमहे बच्चे को लेकर पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस महिला ने प्रेमी के साथ रहने के लिए अपने ही पति की न सिर्फ हत्या कर दी, बल्कि प्रेमी के साथ मिलकर ऐसी भयानक साजिश रची जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। पति की हत्या कर प्रेमी के साथ आगे की जिंदगी बिताने के सपने देख रही है। इस कातिल पत्नी की आगे की जिंदगी जेल की काल कोठरी में बीतेगी। प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करने वाली इस महिला के जुर्म की दास्तान देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। 8 मई 2025 नाइयों की मढ़ैया, थाना कैला देवी, संभल के थाना कैला देवी क्षेत्र में 8 मई की रोज हड़कंप मच गया। जंगल में नत्थू नाम के व्यक्ति के खेत के कोने में एक दफन लाश का कुछ हिस्सा लोगों को दिखा, जिसे देखकर आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जमीन में दफन लाश को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस इस ब्लाइंड मर्डर की तफ्तीश में जुटी। लाश की शिनाख्त गाजियाबाद के ही रहने वाले गुगली भगत के रूप में हुई। मृतक मूल रूप से बिहार के पूर्णिया जिले का रहने वाला था। वो अपनी पत्नी पूजा और 4 बच्चों के साथ रहता था। वो गाजियाबाद में रहकर मजदूरी करता था। अब सवाल था कि आखिर गुगली भगत का कत्ल कर उसकी लाश को यहाँ किसने दफनाया। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि मृतक यहाँ अपने दोस्त गीतेश के घर कुछ दिन के लिए रहने आया था। पुलिस को दोस्त पर शक हुआ और जब पुलिस आरोपी दोस्त के घर पहुंची तो वहां मृतक की पत्नी आराम से आरोपी दोस्त के घर पर रह रही थी। पुलिस ने जब आरोपी दोस्त गीतेश और मृतक की पत्नी पूजा को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उनके कबूलनामे के साथ ही एक ही झटके में इस गुगली भगत के अंधे कत्ल की सारी बिखरी कड़ियां जुड़ गईं। गुगली भगत की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी पूजा ने अपने प्रेमी गीतेश के साथ मिलकर की थी। दरअसल गीतेश नाम का शख्स मृतक का दोस्त था। गाजियाबाद में दोनों एक साथ काम करते थे। काम के दौरान गुगली और गीतेश की दोस्ती हुई थी। मृतक की पत्नी पूजा का उसके दोस्त गीतेश के साथ प्रेम संबंध बन गया। इस साल होली के मौके पर गुगली अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गीतेश के गांव नाइयों की मढ़ैया आया था। जब गुगली को पूजा और गीतेश के संबंधों की जानकारी हुई तो वो अपनी पत्नी पूजा के साथ मारपीट करने लगा। इस वारदात से 1 हफ्ते पहले गीतेश पूजा को उसके 2.5 साल के बेटे के साथ अपने घर ले आया। इसके बाद गुगली भी अपनी 3 बेटियों मनीषा, सुनीता और लक्ष्मी के साथ वहां पहुंच गया। 7 मई की रात गुगली ने अपने पत्नी और दोस्त गीतेश को एक दूसरे से दूर रहने के लिए कहा। इसी बात को लेकर मृतक का अपनी पत्नी और दोस्त से विवाद भी हुआ, जिसके बाद गीतेश और पूजा ने रात में सोते समय गुगली की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। गुगली भगत की हत्या के बाद आरोपी गीतेश ने अपने भांजे पंकज की मदद से शव को नाइयों की मढ़ैया के जंगल में नत्थू के खेत में कोने में दफन कर दिया था। पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी पूजा और उसके प्रेमी गीतेश को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है।